नमो नमः बच्चों। आज हम अपने षष्ठः पाठः समुद्र तटः को पढ़ेंगे। समुद्र तटः यानी समुद्र तट, या आप कह सकते हैं समुद्र का किनारा। आप लोग कई बार घूमने के लिए, आप में से बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं बीचेस पे गए होंगे, समुद्र के किनारे गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर जाकर लोग किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं। कई लोग गोवा गए होंगे, कई मुंबई गए होंगे, अंडमान गए होंगे, बहुत सारे बीचेस पे वो गए होंगे, कुछ बच्चे कुछ बड़े। और आप सभी ने वहाँ पर जाकर अनुभव किया होगा कि वहाँ पर लोग कितना एंजॉय करते हैं, घूमना फिरना, वहाँ पर खेलना, टाइम स्पेंड करना। बहुत से लोग, इतना ही नहीं, जो ये समुद्र के किनारे हैं, समुद्र का तट है, ये केवल एंजॉयमेंट के लिए ही नहीं है, ये बहुत से विदेशी व्यापार के लिए भी है। कई कई तट किसी और चीज़ों के लिए फेमस हैं। कहीं कहीं का फल बहुत फेमस है, कहीं का तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कहीं पर विदेशी व्यापार के लिए वहाँ पर प्रसिद्धि है, कहीं पर कोई ऐसा बीच है, कोई ऐसा तट है जहाँ पर विदेशी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, पर्यटन बढ़ता है। तो इस प्रकार की सभी बातें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है समुद्र तटः। ठीक है, देखो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पर कि कुछ लोग तो यहाँ पर एक वो घर जैसा बना रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ यहाँ बॉल से खेल रहे हैं, कुछ वहाँ पीछे नाव चला रहे हैं। तो इस तरह की जो दृश्य हैं वो हम कहाँ पर देखते हैं? समुद्र के तट पर। तट क्या होता है? किनारा। चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। और पाठ को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अव्यय शब्द, एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि अव्यय शब्द को पढ़ना समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप जितने भी आगे आने वाले पाठों को पढ़ोगे उसमें बहुत से शब्द आपके अव्यय शब्द होंगे, उनका प्रयोग किया होगा। तो अगर आपने अव्यय शब्दों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो पाठों को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने अपने पूर्व पाठ में पढ़े हैं, वही शब्द यहाँ पर वापस से आएंगे, तो उसका मतलब भी आप बड़ी ही सरलता के साथ समझ पाओगे। ठीक है, पाठ को पढ़ने से पहले आप लोग इसके शब्दार्थों को भी अच्छे से पढ़ के समझो। चलो शुरू करते हैं अपना पाठ। एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तट है। अत्र जनाः प्रयटनाय आगच्छन्ति, प्रयटनाय पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। पर्यटन का अर्थ क्या होता है? घूमने के लिए। अत्र यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन कुछ लोग, तरंगैः, तरंग क्या है? लहरें, लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग नौका भी, नाव से या नौकाओं से क्या करते हैं? जल विहार। जल विहार क्या होता है? जल में घूमना। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, और उन्हीं में से कुछ जो है वो कन्दुकेन, गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका लड़कियाँ, लड़के बालुकाभिः रेत से, बालुकागृह रेत का घर बनाते हैं या रचना करते हैं। कौन? लड़कियाँ और लड़के। कौन सा घर बनाते हैं? आपने देखा है समुद्र के किनारे बहुत सारी रेत होती है, तो वहाँ पर जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो रेत का एक घर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? रेत से ही बनाते हैं। उससे उनको आनंद मिलता है, बड़ा एंजॉय करते हैं वो लोग। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगा जो लहरें हैं वो बालुकागृहं, बालू का जो घर है, रेत का घर है, उसे क्या करती हैं? बहाकर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, इस तरह की क्रीड़ा, खेल वहाँ पर चलते रहते हैं। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, जो समुद्र का तट है वो केवल पर्यटन का स्थान नहीं है, केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां
चालयन्ति। यहाँ पर जो मछुआरे हैं वह भी अपना स्वजीविका रोज़गार चलाते हैं। अब मछुआरे कैसे रोज़गार चलाते हैं अपना? मछुआरे मछली पालन करते हैं, मछली पालन से उनको रोज़गार मिलता है, वो उसी को फिर बेचते हैं, उसी से अपने बच्चों को पालते हैं, उनका ये काम है। तो इस तरह से वो अपनी क्या करते हैं? स्वजीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इसमें जो कुछ प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से हैं? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, यहाँ के जो तट हैं वो अतीव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जो गोवा का तट है, जो वो विदेशी पर्यटक आते हैं बाहर से, फॉरेनर्स जो घूमने के लिए आते हैं, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, या काफ़ी बच्चे जो वहाँ गए भी होंगे तो देखा होगा कि वहाँ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गोवा बीच बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद है वो, तो वहाँ पर वो ज़्यादातर आते हैं घूमने के लिए। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। और विशाखापट्टनम का जो तट है वहाँ पर वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? वैदेशिक व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए। चीज़ें क्या होती हैं? बाय शिप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं शिप से। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? वैदेशिक व्यापार। कहाँ होता है? विशाखापट्टनम में। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। जो कोच्चि का तट है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। वहाँ पर अधिकाधिक बहुत ज़्यादा नारियल के फल मिलते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। अब मुंबई नगर का जो सबसे प्रसिद्ध तट है वो कौन सा है? जुहू बीच। बहुत से बच्चों ने सुना होगा। वहाँ पर क्या करते हैं? सभी लोग स्वैरम अपनी इच्छा से, स्वच्छंदता से, मतलब बिना रोक टोक के वहाँ पर घूमते हैं। अब एक चीज़ आपने और सुनी होगी मुंबई नगर के बारे में बच्चों, वहाँ का सबसे प्रसिद्ध तट है जुहू बीच। आप लोग जाओगे तो वहाँ देखोगे कि रात के 2 बजे भी, 3 बजे भी, 12 बजे भी इतनी भीड़ होती है। लोग इतना एंजॉय करते हैं उस बीच पे आना, बैठना, वहाँ पानी के साथ खेलना। बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, बड़े इतना एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर ये क्या बता रहे हैं हमें कि जो सर्वे जना हैं सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, अपनी इच्छा से, स्वच्छंदता से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश का जो सागर के तट हैं उनमें सबसे बड़ा तट है। कौन सा तट है? चेन्नई नगर का मेरीना तट। जो जितने भी हमारे देश में तट है, किनारे हैं, समुद्र तट है, उनमें सबसे बड़ा समुद्र तट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। और इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अर्थात भारत देश का एक नाम यह भी है, क्या? प्रायद्वीप। क्यों है ये नाम? क्योंकि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अब वो कौन कौन सी दिशाएं हैं हम उसको भी पढ़ लेते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः। पूर्व दिशा में बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। और पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। और पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति।
और इन तीनों सागरों के तट का या सागर का जो संगम है वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। किस किस का? बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का। इन तीनों का जो संगम है, मिलन है, वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदैव द्रष्टुं शक्यते। अर्थात यहाँ पर जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम और सूर्य का अस्त हम लोग एक साथ देख सकते हैं। चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त, ये जो टाइमिंग है हम पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं, या यहाँ पर वो एक साथ देखा जा सकता है। तो आपने इस पाठ में क्या पढ़ा? पहले तो आपने देखा कि समुद्र तट है, समुद्र तट में लोग क्या करने आते हैं, वहाँ पर लहरों से कैसे किस प्रकार खेलते हैं, बालू का ग्रह कैसे बनाया जाता है, रेत के घर कौन बनाते हैं, किस तरह की क्रीड़ा, किस तरह के खेल वहाँ पर चलते रहते हैं। और समुद्र तट जो है वो केवल पर्यटन का स्थान नहीं है, यहाँ पर क्या होते हैं? मत्स्य जीवना भी होती है। जो मछुआरे हैं वो अपनी जीविका भी चलाते हैं। अब इसी तरह से हमने आगे पढ़ा कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध हैं जिनके नाम इस पाठ में दिए हुए हैं। उसके बाद कुछ कुछ तट के बारे में ये भी बताया गया है कि वो क्यों प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हमारे देश में जो सबसे लंबा सागर तट है वो कौन सा है, नारियल के फल के लिए कौन सा सागर तट सबसे प्रसिद्ध है वो भी पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हमारा जो भारत देश है वो तीनों दिशाओं में समुद्र तट से घिरा हुआ है। कौन कौन से समुद्र तट से घिरा है हमने इस पाठ में ये भी पढ़ा। कहाँ पर जाके उन तीनों सागरों का मेल होता है, कौन से तट पर, हमने ये भी पढ़ा। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ किस तट पर देखा जा सकता है, हमने इस पाठ में यह भी पढ़ा है। इसके बाद आप लोग सभी जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं इसे आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और याद करोगे। इस प्रकार आपको इस पाठ को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तब तक धन्यवाद।